14 अक्टूबर 1956 एक ऐतिहासिक दिन। तमाम तरह के सुधारों के प्रयास के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की व्यवस्था में धर्म में कोई सुधार नहीं कर पाए, असमानता और भेदभाव के जीवन से तकलीफ को महसूस करते हुए जब ये समझ गए कि इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज धर्म चक्र परिवर्तन दिवस भी है और आज औरैया की धरती में आने का मौका भी मिला है। हम भी लंबे समय तक एक व्यवस्था में, एक दल में सुधार करने का प्रयास करते रहे, उनसे मांग करते रहे कि यह आंदोलन जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने शुरू किया, जिसको उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद माननीय साहब श्री काशीराम ने चलाया, जिस आंदोलन में वंचित वर्ग के लोगों को भी ताकत का एहसास हुआ, उनके नेता बने, उस आंदोलन में काफी सुधार करने का प्रयास हम लोग करते रहे। और जब प्रयास सफल नहीं हो पाया, वो लोग अपनी बात पर अड़िग रहे, तो 15 मार्च 2020 को आप सब लोगों के मार्गदर्शन में आजाद समाज पार्टी काशीराम की घोषणा हम लोगों ने की और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पहली रैली इसी तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर हमने करने का काम किया कि जिस गली सड़ी व्यवस्था में हम सुधार नहीं कर पाए, उस व्यवस्था को छोड़ के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी साथियों के हौसले, मनोबल और संघर्ष को देखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ताकत का एहसास कराए और उत्तर प्रदेश में एक नया सवेरा लाने के लिए जंग का ऐलान करें, बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाने के लिए। 14 अक्टूबर 2021 को हमने औरैया की धरती से इस आंदोलन की घोषणा की है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक दल से पहले एक मिशन है, जिसका अंतिम लक्ष्य इस प्रदेश में नहीं देश में सत्ता के सहारे से व्यवस्था परिवर्तन करना है, जिस व्यवस्था में हजारों साल से एक व्यक्ति पैदा होते ऊंच हो जाता है, एक व्यक्ति पैदा होते नीच हो जाता है, जहां कर्म को मान्यता नहीं दी जाती, जहां धर्म पे, जाति के आधार पर व्यक्ति का आकलन होता है। मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के इस देश में समानता का बिगुल फूंका, ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन अपने अंत समय में उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जब तक इस देश के संविधान को चलाने वाले हाथ ईमानदार नहीं होंगे, उनकी नीति और नीयत अच्छी नहीं होगी, अंत संविधान बुरा साबित होगा। आज संविधान है, हक अधिकार है, लेकिन आज भी गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार बड़े पैमाने पर जारी। तो मैं अपनी बात की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां माननीय काशीराम साहब छोड़ के गए थे। बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग के लोगों को 52% आबादी होते भी इस देश की व्यवस्था ने 27% आरक्षण देने की घोषणा की और वो 27% आरक्षण भी अभी पूरा नहीं हुआ। उसमें से भी कई प्रदेश अभी 14%, 12%, 8%, 10% आरक्षण को ले पा रहे और बाकी के लिए वो लोग लड़ रहे। और बड़े पैमाने पे पिछड़े वर्ग के लोगों को जातिगत जनगणना कराने की एक मांग आज पिछड़े वर्ग के लोगों में घर बना रही है, जगह बना रही है, एहसास करा रही है
कि अब समय आ गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1931 में उनकी आबादी 52% थी, आज उनकी आबादी 60 से 65% हो गई है। कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था में पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको ये पता है अगर पिछड़े वर्ग की वास्तविक जनगणना हो जाती है तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ये पता लग जाएगा कि उनके अधिकारों को, चाहे सरकारी नौकरी हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे संसाधन हो या संपत्ति हो या जमीन हो, कौन का भी होकर बैठा उनके अधिकार किसने छीने हुए। मंडल कमीशन के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला था, लेकिन मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू हुई, क्योंकि जिन लोगों को इस व्यवस्था में परेशानी है, पिछड़े वर्ग के लोगों को, उनके हाथ में सत्ता की चाबी नहीं है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग आज भी अपनी बुरी दशा को सुधारने के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी ने तय किया है कि आने वाले माह में पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन देश में अगर कोई करने का काम करेगा तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी करेगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग इस देश की राजनीति की दिशा तय करता है, दशा तय करता है, और उसकी आबादी बहुसंख्यक है। उसके साथ मैं आज माइनॉरिटी के बारे में भी अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि इस देश में तमाम तरह की कमेटी बनी, सच्चर कमेटी भी बनी, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि दलितों से भी बुरी स्थिति है इस देश में। मुसलमान इस देश में दलितों से भी बुरी जिंदगी जी रहा है, और समय समय पे राजनीतिक लोग धार्मिक बलि का बकरा बना के अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करते हैं, उनके अधिकारों को छीन के रखते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो पिछड़े वर्ग के बाद माइनॉरिटीज में जो मुसलमान है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, उन समाज को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। ऐसी तैयारी करने का काम भी आजाद समाज पार्टी ने किया। अब मैं बात करता हूं जो सबसे बड़ी बुनियादी ताकत है बहुजन आंदोलन की, वो है दलित समाज के लोग। तो दलित समाज के जो हालात है वो आपसे छिपी भी नहीं है। दलित समाज के लोग, तमाम सरकारें आई, आज भी उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे वो लोग पहले रहते थे ऐसे ही आज रह रहे हैं। मेरी माताएं बहनें यहाँ हैं, नौजवान यहाँ हैं। आज भी इस देश में, उत्तर प्रदेश में भी, देश में रेप भी होते हैं, हत्याएं भी होती हैं, घर भी जला दिए जाते हैं, जमीन भी छीन ली जाती है, तमाम तरह के अपराध भेदभाव होते हैं। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार क्यों नहीं खत्म हुआ? इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि बुनियादी रूप से जो सामाजिक परिवर्तन करना था, वो परिवर्तन की शुरुआत अभी तक नहीं हुई। नौजवान यहाँ बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या गुलामी की जिंदगी जीने के लिए आप लोग अपने जीवन में जी रहे हो? क्या गुलामी ही तुम लोग अपने जीवन में चाहते हो? क्या तुम्हारी इच्छाएं नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि जो अधिकार यहाँ सब लोगों को मिले हैं वो तुम लोगों को भी मिले? अगर तुम ये अधिकार चाहते हो तो तुम्हें अपनी लड़ाई अपने सहारे, अपने कंधों पे लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने तो संकल्प लिया है, वचन लिया है कि जब तक हम दलित मिले लोगों को, इस देश के वंचित वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दिला देते, उनके अधिकार नहीं दिला देते, हम तो चैन से बैठने वाले नहीं है। और इस लड़ाई को, लेकिन मैं समझता हूं कि अब काशीराम साहब ये कहते थे कि बोलने से कुछ नहीं होगा, अब समय आ गया है कि रिजल्ट देना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि बोलने से ज्यादा करने की जरूरत होगी है। तो मैं ये बताने के लिए औरैया की धरती पे हूं कि आप किसी से कमजोर नहीं है।
आपके अंदर भी वो ताकत है जो तमाम लोगों पे है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, संविधान में बराबरी के हक है, अभी लोकतंत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में जिस तरह से सरकारी तंत्र का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से लोकतंत्र का, संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है, जिस तरह से जितने सरकारी डिपार्टमेंट है उनका निजीकरण कर रही है, आने वाला कल ऐसा होगा कि न सरकारी डिपार्टमेंट होंगे, न सरकारी नौकरी बचेगी। जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगी तो तमाम तरह का प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था नहीं है। थोड़ी बहुत कामयाबी आगे बढ़ने का अधिकार आपको मिला तो आरक्षण की वजह से मिला। ये सरकार जानबूझ के षड्यंत्र करके आरक्षण खत्म कर देना चाहती है। कोई इनके खिलाफ लड़ने को राजी नहीं है। अगर कोई लड़ रहा है, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, तो वो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हैं। ऐसे सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं जमीन करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि हर समस्या के पीछे कोई कारण होता है, और जब समस्या आपको पता होगी तभी निवारण होगा। तो मेरी बात पे गौर करना कि समस्या क्या है। इस देश की समस्या गरीबी से भी बड़ी अगर कोई है तो वो इस देश में मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। अगर आप इस व्यवस्था को नहीं समझ पाए तो आप परेशानी की जड़ को नहीं समझ पाओगे, और जब आप जड़ को नहीं समझ पाओगे तो आप हल नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था 4 ए पे आधारित है, 4 ए पे स्थित है। पहला ए है असमानता, दूसरा ए है असत्य, तीसरा ए है अज्ञानता। ये 3 ए के बाद जो चौथा ए है, जिस ए के जरिए तमाम तरह से बहुजन समाज के लोगों का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, वो ए है अपमान, अन्याय। ये 4 है जो मैंने आपको बताया, इनको समझने की जरूरत है कि पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसी 4 है पे टिकी हुई है। कौन कौन से? असमानता, अन्याय, अज्ञानता, असत्य, और एक है इस अज्ञानता के साथ जो जुड़ा हुआ है वो अपमान। कैसे, ये भी समझ लीजिए। इस असमानता जो इस जातिवाद भेदभाव इस देश की व्यवस्था में है, उसकी वजह से हम लोग बड़े छोटे ऊंच नीच के भेदभाव में बटे हुए हैं, और बटे हुए होने के कारण एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। बहुजन समाज के लोग आपसी भाईचारा नहीं बनाते, और जब आपसी भाईचारा नहीं बनाते तो 15% लोग 85% लोगों पर राज करते हैं। 15% लोग गुलामी के सिवा कुछ नहीं करते। इस वजह से, इन 4 ए की वजह से इस देश में बहुजन समाज के लोग भी आज भी वास्तविक आजादी से दूर। अभी 4 ए का, इस व्यवस्था का अगर कोई इलाज है वो भी 4 ए है, और ये 4 ए भी आपको जानना चाहिए। ये 4 ए है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इस देश का अल्पसंख्यक। पहला अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग, और चौथा अल्पसंख्यक यानी कि इस देश की माइनॉरिटी। अगर ये 4 है एक साथ इकट्ठे हो जाए और यूनिटी बना ले, भाईचारा बना ले, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो जाएगा। बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा बन जाएगा, इस देश में आपका राज स्थापित हो जाएगा।
क्योंकि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों पे अत्याचार नहीं होते। जिनका राज होता है उनको अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। जिनका राज होता है उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं किया जा सकता है। नौजवान साथियों, ये बुनियादी बात के बाद आप देखिए किसानों के लिए कानून बना और जब समस्या आपको पता होगी तभी निवारण होगा। तो मेरी बात पे गौर करना कि समस्या क्या है। इस देश की समस्या गरीबी से भी बड़ी अगर कोई है तो वो इस देश में मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। अगर आप इस व्यवस्था को नहीं समझ पाए तो आप परेशानी की जड़ को नहीं समझ पाओगे और जब आप जड़ को नहीं समझ पाओगे तो आप हल नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था 4 ए पे आधारित है, 4 ए पे स्थित है। पहला ए है असमानता, दूसरा ए है असत्य, तीसरा ए है अज्ञानता। ये 3 ए के बाद जो चौथा ए है, जिस ए के जरिए तमाम तरह से बहुजन समाज के लोगों का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, वो है अपमान, अन्याय। ये 4 है जो मैंने आपको बताया, इनको समझने की जरूरत है कि पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसी 4 है पे टिकी हुई है। कौन कौन से? असमानता, अन्याय, अज्ञानता, असत्य और एक है इस अज्ञानता के साथ जो जुड़ा हुआ है वो अपमान। कैसे, ये भी समझ लीजिए। इस असमानता जो इस जातिवाद भेदभाव इस देश की व्यवस्था में है, उसकी वजह से हम लोग बड़े छोटे ऊंच नीच के भेदभाव में बटे हुए हैं और बटे हुए होने के कारण एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। बहुजन समाज के लोग आपसी भाईचारा नहीं बनाते और जब आपसी भाईचारा नहीं बनाते तो 15% लोग 85% लोगों पर राज करते हैं। 15% लोग गुलामी के सिवा कुछ नहीं करते। इस वजह से, इन 4 ए की वजह से इस देश में बहुजन समाज के लोग भी आज भी वास्तविक आजादी से दूर। अब इस 4 ए का, इस व्यवस्था का अगर कोई इलाज है वो भी 4 ए है और ये 4 ए भी आपको जानने चाहिए। ये 4 ए हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इस देश का अल्पसंख्यक। पहला अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग और चौथा अल्पसंख्यक यानी कि इस देश की माइनॉरिटी। अगर ये 4 ए एक साथ इकट्ठे हो जाए और यूनिटी बना ले, भाईचारा बना ले, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो जाएगा। बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा बन जाएगा, इस देश में आपका राज स्थापित हो जाएगा। क्योंकि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होते। जिनका राज होता है उनको अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। जिनका राज होता है उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं किया जा सकता है। नौजवान साथियों, ये बुनियादी बात के बाद उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उन पर भी चर्चा करना जरूरी है। आप देखिए, किसानों के लिए कानून बना, किसान उस कानून को पसंद नहीं करते। सरकार किसानों के आंदोलन से डर गई और किसानों के ऊपर गालियां से कुचलना किसानों को शुरू कर दिया। ये किसान लोग कौन है? ये भी तो इस प्रदेश के देश के लोग हैं। वो 10 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन से सरकार डरी हुई है और उनको डरा देना चाहती है, इसलिए उनको कुचल रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं
कि किसानों ने भी अपनी लड़ाई की तैयारी कर ली है। किसान आंदोलन को भी हमारा पूर्ण समर्थन है शुरू से, और किसानों ने मोर्चा खोल लिया है। किसानों के बाद मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं मजदूरों की तरफ। इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी का बड़ा तबका मजदूर, आपने कोरोना का काल देखा, आपके परिवार के लोगों के बीच से बहुत सारे लोग चले गए। चले इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकती थी, चले इसलिए गए कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की। जब सरकार ने व्यवस्था नहीं की तो कभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कभी दवाइयों की कमी की वजह से, कभी बेड की कमी की वजह से हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लोगों की जानें गई। ये जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन सरकार को गरीबों से कोई मतलब नहीं है। अमीर लोग अपनी जान बचाने में काफी बड़े पैमाने पे कामयाब हुए, लेकिन बहुजन समाज के लोग जो रोटी से वंचित है, उन्होंने अपने हाथों में अपने परिवार को, लोगों को दम तोड़ते देखा। याद कीजिए, बड़े पैमाने पे प्रवासी मजदूर पलायन कर करके अपने घर गया, हजारों लोगों के रोजगार चले गए। नौजवान रोजगार के लिए सरकार की तरफ आगे बढ़ता है, किसान आगे बढ़ता है, सरकार से मांग करता है, सरकार गोली चलाती है, लाठी चलाती है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है, तानाशाही है। RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश की बुनियाद लोकतंत्र की जो अधिकार है, उस अधिकार की आवाज को लाठी, गोली, बंदूकों से, पानी के टैंक लगा के, आंसू गैस के गोले छोड़ के बंद कर देना चाहती है। मैं बताना चाहता हूं कि जब सब लोग चुप हो जाएंगे, तब भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस सरकार से नहीं डरेगी, इस सरकार को जवाब देने का काम करेगी। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। अभी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। पहले सरकार अपने चाहिए लोगों को पेपर लीक करवा देती। कोई सा पेपर उठा के देखो, आपको खबर मिलेगी पेपर के बाद कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद आरक्षण में घोटाला करती है। 20,000 पद दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के ये सरकार खा गई। ये तो एक भर्ती है जो खुल गई। इसके अलावा हजारों भर्तियां ऐसी हुई होंगी जिनमें इन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीनने का काम किया है। दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे भी आंदोलन करते हैं तो सरकार लाठियां बजाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये सरकार कहीं से कहीं तक आपको दलित पिछड़ों की जैसी लगती है? अगर ये जैसी होती तो उनके बच्चों के आगे बढ़ने का, तरक्की का रास्ता जो नौकरी थी उसको क्यों छीनती? फिर इस सरकार में दलित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारी अधिकारी आज उन पदों पे हैं जहां से वो समाज की कोई मदद नहीं कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि आरक्षण की वजह से दलित समाज और पिछड़े वर्ग के अधिकारी कर्मचारी जिनको अवसर मिला, वो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को समझते हुए अपने वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए नौकरी के साथ अपना समय देते हैं, अच्छे पदों पर बैठ के नीतियां बनाते हैं। इस सरकार ने जो सामाजिक न्याय की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, इस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को क्या तो मुख्यालय से अटैच कर दिया, या अगर वो पुलिस में है तो उनको पुलिस लाइन में रख दिया, अगर वो किसी और डिपार्टमेंट में है तो उनको मजबूर कर दिया कि वो कोई भी काम अपने वर्ग के हितों के लिए ना कर पाए। ये इस सरकार में आप DMSSP देखिए, वो मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के चहीते लोग हैं। आप थाना इंचार्ज देखिए, CO देखिए,
वो मुख्यमंत्री जो उनके सरकार के चहेते लोग हैं। मैं दलित पिछड़े वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों से बात करता हूं, वो पीड़ित हैं, वो तड़प रहे हैं और उनके मन में भी ये बात है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि 21वीं सदी हमारी है, तो बहुजन समाज के लोगों के हाथ में भी सत्ता की चाबी आगे चल। दो चीजें तुमने याद दिला दी है, मैं बता देता हूं। पिछले 70 साल के लोकतंत्र में तुम नारे लगा रहे, जिंदगी में तुम्हारी कुछ नहीं बदला। अभी मैं आ रहा था तो पैर छूते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। मैं 1000 बार समझा चुका कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, तुम्हें झुकने की आदत हो गई है। लोग तुम्हारी पीठ पे पैर रख के आगे निकल जाते हैं, तुम झुके रह जाते हो। मैं बाबा साहब अम्बेडकर एक सुनो, पीटेंगे इतना याद रखोगे। मैं भेड़ नहीं बनाना चाहता तुम्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा मान्यवर काशीराम साहब का चेहरा, उन्होंने कहा राजनीति चले ना चले, सत्ता बदले ना बदले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति नहीं रुकनी चाहिए किसी भी कीमत पे। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या मेरे पैर छू के आप नेता बन सकते हो? ये तो किसी महापुरुष ने नहीं कहा। बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो आपके घरों में है, मान्यवर काशीराम साहब की फोटो है, उनकी फोटो के साथ फोटो खिंचवा के क्या आप नेता बन सकते हो? नेताओं की भी एक जाति है, गौर से सुन लो, नेताओं की भी एक जाति है। नेता सामने कुछ कहता है, मंच पे कुछ कहता है, कमरे में कुछ कहता है। जो सामने गाली देते एक दूसरे को, वो एक कमरे में बैठ के बातचीत कर लेते हैं। जिन नेताओं के भरोसे आप थे, अगर उन्होंने आपके बारे में सोचा होगा तो क्या आपकी जिंदगी नहीं बदलती? कितने लोग यहां ऐसे हैं जिनको पिछले 20 साल में जिनके परिवारों में रोजगार मिला, जरा हाथ उठा के दिखाना मुझे। क्यों नहीं मिला? सरकार तो यही थी, तमाम सरकारें आई, क्यों नहीं मिला? तमाम सरकारें कानून व्यवस्था की बात करती हैं, तमाम सुरक्षा तंत्र है, फिर बहन बेटियों पर रेप कैसे होता है? फिर इस देश में 70 साल के लोकतंत्र में भी अगर आज भी हेलो देखना चल रहा है, तुम्हें पैसे पूरे मिले हैं, लेकिन ये खराब कर रहे हैं भाई, दूसरा देता ये भी अगर पैसे पूरे मिले तो काम को पूरा करो, दांत दिखाने से नहीं होगा। सुनो, भीड़ और भीड़ में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। हम तुमसे कोई बुनियादी जो बात है वही करेंगे, बेकार की बातें नहीं करेंगे। इस घटिया माई की वजह से हमारा गला पड़ गया। देखो, एक तरफ तमाम लोग तो नहीं, पैसे वाले जिनके पास तमाम तरह के संसाधन हैं, जिनके पास तमाम विधायक एमपी हैं, और एक तरफ आपका अपना दल जिनके कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से आए हैं, अपने खून पसीने की कमाई से बस करके लाए हैं, साइकिल से आए हैं, पैदल चल के आए हैं, ट्रैक्टर से आए हैं। फर्क है, एक तरफ वो लोग हैं जो पैसे की राजनीति करते हैं, एक तरफ आप तमाम लोग। अगर उन लोगों ने अपने बारे में सोचा होता तो क्या आज आप यहां खड़े थे? क्या आप इस तकलीफ को जिसको आप रोज महसूस करते हैं, उस तकलीफ को महसूस करते? अगर उन लोगों ने अपने बारे में सोचा होता, हमारी बहनें माएं यहां बैठी हैं,
क्या तुम्हारे आंसू पूछे किसी ने? तुम्हारे सर पे किस तरह छटाई, इसमें किसी नेता का हाथ नहीं है। तुम लोगों ने मेहनत की, मजदूरी की, अपने बच्चों को ऐसे साइड हो जाओ ना। हेलो, सुनो, आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं, अभी तो पता नहीं क्या क्या खराब होगा। तुम अपनी मेहनत पर लगे रहो, समझ लो। हमारी आवाज खराब हुई कोई बात नहीं, माइक खराब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपके हौसले बुलंद है या नहीं है पहले बताओ। एक और चीज जानो, अगर गरीब ये सोच के बैठा है कि अमीर उनकी जिंदगी बदल देंगे, तो मैं समझता हूं कि आप 70 साल से रोए भी, चिल्लाए भी, तड़पे भी, आपने पैर भी पकड़े, पैर भी छुए, लेकिन किसी अमीर ने आपकी सुनवाई नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमीरों के ना एजेंडे में, ना नक्शे में, ना उनके आसपास की आपकी जगह है, ना वो आपको इंसान समझते हैं। अभी मैंने प्रभारी जी से पूछा कि माइक क्यों खराब हो रहा है, तो कह रहे हैं कि साहब पुलिस ने माइक वाले को भगा दिया, ये दूसरा किया, प्रशासन के लोग यहाँ हैं, दूसरी पार्टी की रैलियां हो रही हैं, उनके रथ यात्रा निकल रहे, उनको तो नहीं लगाते। हमारी परमिशन भी कल लड़ने के बाद दी, यहां बाहर प्रोग्राम कर रहे, शहर में नहीं कर रहे। एक एक आदमी याद रखना, जिस दिन सरकार बदल जाएगी हमारे हाथ में ताकत होगी, नहीं करेंगे तुम्हें कुछ, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बदला लेना नहीं सिखाया। हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, जाति से नहीं है। ये जो सरकारी मशीन नहीं, आप गरीबों की आवाज रोकने पर लगी हुई है। याद रखना, जिस दिन ये लोकतंत्र खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, आपको भी कोई पूछने वाला नहीं बचेगा, आपको एहसास नहीं आज इस बात का। ये आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो कि सरकारी नौकरी करेंगे, कहां से करेंगे सरकारी नौकरी जब डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे? तो आपको नौकरी सरकार ने नहीं दी है, संविधान की वजह से मिली नौकरी आपको। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये लड़ाई आज अंतिम चरण में आ गई है। एक तरफ वो लोग संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं और एक तरफ हम लोग संविधान को बचाने के लिए अपने लहू के कत्थों लगाने के लिए खड़े हुए हैं। मैं इसलिए बात ये कह रहा हूं आपसे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है मुझे मरा हुआ मत समझना। बहुजन समाज के लोगों, अपने मन से पूछो, अपने दिमाग से पूछो कि अगर संविधान न होता तो तुम्हें कोई कुर्सियों पर बैठने देता क्या? तुम्हें कोई मंचों पर चढ़ने देता क्या? महिलाओं को पुलिस तो छोड़िए, सरकारी नौकरी तो छोड़िए, कोई प्रधान, बीडीसी, विधायक, एमपी बनने देता क्या? ये आज जो कुछ भी मिला है ना, ये भारतीय संविधान की देन, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान की देन है। उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, इसलिए हम लोग रात को सो नहीं पाते हैं कि बाबा साहब आपसे सामना कैसे करेंगे। अगर हमारे रहते भी संविधान लूट गया, ये संविधान खत्म हो गया, तो कौन जवाब देगा? इसलिए दिन रात घर से निकल के मेहनत करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं औरैया और कानपुर संभाग के लोगों से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है बाबा साहब के संविधान को बचाने की? आप नौजवान यहाँ परिषद के बैठे हैं, नौजवानों ने इस देश को आजादी दिलाई,
से संविधान की रक्षा कौन करेगा? फिर जो हाथ भी नहीं उठा पा रहे वो रक्षा कर लेंगे क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन करेगा संविधान की रक्षा? संविधान को खतरा किसने पता है ना जी? इस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संविधान को खतरा है। संविधान खतरे में है। उठो, जागो, लड़ो। और एक ही तरीका है, न लड़ाई बंदूकों से लड़ी जाएगी, न तलवारों से लड़ी जाएगी, न लाठियों से लड़ी जाएगी। इस देश में लोकतंत्र है। जिसका राज होगा, जिसकी सरकार होगी, कानून बनाने की ताकत उसके पास होगी। ये जो तमाम गुंडे आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो आपको न्याय नहीं दे रहे हैं, अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो ये लोग पानी मांगते फिरेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना। ये जो लोग आज षड्यंत्र करके आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, भीम आर्मी के लोग मेहनत करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय संविधान न्याय का जन्मसिद्ध अधिकार देता है, फिर रेप होता है, हत्या होती है, क्यों भीम आर्मी के लोगों को आंदोलन करना पड़ता है? क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नेताओं की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। पुलिस के लोग, अगर हमारे पुलिस में जो लोग हैं वो करना भी चाहे तो राजनीतिक लोग उनको करने नहीं देते। मैं ये कह रहा हूं, सत्ता आती जाती रहती है, अमीरों की सत्ता रही है। मुझे विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है। गरीबों की भी सत्ता आएगी, बहुजनों की भी सत्ता आएगी। उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखेगा। नौजवान लोग तैयारी करें, कमर कसें। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस देश का युवा जीते जी अपने समाज की, अपने देश की हितों की रक्षा की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस देश का, समाज का युवा जीते जी अपने हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। आप हजारों की संख्या में नौजवान यहां हो, अगर आप अगले 4 महीने ईमानदारी से मेहनत करें और इस दर्द को समझें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रोते हुए क्यों कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहां तक लेके आया। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत जाने देना। मैं कानपुर संभाग के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने साथियों से, इस आंदोलन के अपने सहयात्रियों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, कि इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। जो 4 महीने जागेगा वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में राज करेगा। जो 4 महीने सो जाएगा उसके समाज को अगले 5 साल, जैसे माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जो लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते वो लोग भाषण उठाते हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो लोग लड़ाई लड़ेंगे, 4 महीने काम नहीं करेंगे, उनको 5 साल अपने लोगों की लाशें उठानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं चाहते कि आपको लाशें उठानी पड़े तो अगले 4 महीने कमर कस लीजिए साथियों। लड़ाई आज इस देश में 2 ही आंदोलन है, 2 ही वाद है। लड़ाई सीधी है, एक तरफ ब्राह्मणवाद है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है। लड़ाई सीधी है, टकराव सीधा है। अगर अम्बेडकरवाद जीतेगा तो समता मूलक समाज बनेगा, गैर बराबरी खत्म होगी, अन्याय अत्याचार खत्म होगा, बहुजनों का राज आएगा। इस देश में हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की बात आगे बढ़ेगी। और अगर कहीं ब्राह्मणवाद जीत गया तो साथियों याद करो, संविधान से पहले वो गुलामी। मैं समझता हूं कि जब हमें संवैधानिक अधिकार नहीं थे, हमारे बड़ों ने तो गुलामी सहली थी। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपको ये कहा जाए, जब तक अजान हो रही है मैं एक बार अपने भाषण को रोक देता हूं।
साथियों, मैं जो बात कह रहा था कि जब आपको कोई अधिकार नहीं था इस देश में, तब तो हमारे बड़े लोगों ने गुलामी सह ली। लेकिन अगर मैं आज के नौजवानों से पूछूं कि आने वाले समय में उनको ये कहा जाए कि भाई आपको कोई संपत्ति बनाने का अधिकार नहीं, आपको कोई खुले उजाले में दिन की रोशनी में घूमने का अधिकार नहीं, आपको मूछे रखने का, धूली पे बैठने का, सरकारी नौकरी करने का, मकान बनाने का अधिकार नहीं है, आपको गाड़ी रखने का, मंच पे बैठने का, मंदिर जाने का कोई अधिकार नहीं है, तो क्या आप उस दिन को जी पाओगे? बताओ, जोर से बताओ, जी पाओगे नहीं जी पाओगे? तो फिर क्या है? ये वही तो तंत्र लाना चाहते हैं जहां बहुजन समाज के लोगों को ये अधिकार ना हो। इस देश में दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और उसकी ताकत बताऊं आपको, उसकी ताकत ये है कि ना कोई विधायक है, ना कोई एमपी है, ना ही किसी और सदन के मेंबर हैं, लेकिन जब हाथरस में अन्याय अत्याचार होता है तो इस पूरी सरकार को गिराने का काम जो है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग करते हैं। ये संविधान ने ताकत दी है विपक्ष के लोगों को, जनता को। और अभी आपको याद है, 1 साल से वो परिवार डर के साए में रह रहा है। उनके घर के बाहर 1-1 फुट के गड्ढे, कूड़ा कचरा गिर गया। और जब मुझे बताया गया तो मैं गया, तो आपकी ताकत ये थी कि रात को 1 बजे आपने देखा होगा उस घर के सामने काम शुरू होने का काम किया और सुबह 8 बजे से पहले रास्ता बनने का काम हुआ। ये तो तब है जब आपके पास सत्ता की चाबी नहीं है। ये तो तब है जब हमारे पास आपके लिए करने के लिए कोई संवैधानिक ताकत नहीं है। आपको लगता है, नहीं लगता है कि अगर कोई संवैधानिक ताकत भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को मिलेगी तो जैसे वो खड़ंजा रात को 1 बजे बना, क्या आपके दिन बदलेंगे नहीं बदलेंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। मैं तो आपसे यह भी पूछना चाहता हूं, इस देश में महंगाई कमर तोड़ रही है तमाम तरह से, चाहे वो खाने पीने के चीजें हों, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, किराया हो, चाहे वो रेलवे का जो है वेटिंग का टिकट हो, चाहे और कोई दवाइयां हो, काला बाजारी चल रही है। किसी को दिक्कत नहीं है। गरीब लोग किस तरह अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को दवाई दिलाने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या इस सरकार को चिंता है? क्यों नहीं है? क्योंकि उनके एजेंडे में आप हो ही नहीं। क्या आप नहीं समझते कि बाबा साहब ने हमें एकमात्र हथियार दिया था शिक्षा, और इस सरकार ने शिक्षा का बजट कम कर दिया, हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप खत्म कर दी। इस सरकार ने चुन चुन के सरकारी स्कूल बंद करवा दिए। किस तरह से हमारे माँ बाप अपना पेट काट काट के हमें पढ़ाते हैं। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, नहीं चाहते? समस्या आपको पता नहीं कहां है। समस्या उनकी नीयत में है, उनकी नीति में है, उनके विचार में है। और निवारण कहां आपको पता लगा है, नहीं लगा? निवारण आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में है। 4 महीने का समय है। अगर अगले 4 महीने आप लोग जागे, मेहनत की, गांव-गांव जाके बहुजन समाज के लोगों को समझाने का काम किया, अपना बूथ का संगठन मजबूत करने का काम किया, तो ईमानदारी से बता रहा हूं कि सत्ता आपके हाथ में होगी और बहुजनों के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। बहुजन अधिकारी कर्मचारी, उनको मौका मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी। और जो गारंटी भारतीय संविधान देता है, मैं नहीं दे रहा हूं कि प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और अन्य अत्याचार पहले तो होगा नहीं, किसी की हैसियत नहीं बचेगी।
गुंडे भाग जाएंगे या पलायन कर जाएंगे यहां से। लेकिन अगर कोई कर भी देगा तो न्याय के लिए कोई पीड़ित थानों की चौकों पे नहीं सब झगड़ेगा, अपराधी अपने आप जाके सरेंडर करेगा। ऐसा मुझे विश्वास है जब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हाथ में सत्ता होगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हालात बहुत गंभीर है। मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं कि एक तरफ अमीर लोग हैं और एक तरफ गरीब लोग हैं, मगर लड़ने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का खून है। ना हमारे महापुरुषों ने तब समझौता किया, ना आज समझौता करेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर का खून है। इस देश के ब्राह्मणवाद को अपने पैरों के तले कुचल के इस देश में तथागत बुद्ध और संतों गुरुओं के जो विचारधारा था, मानव कल्याण की विचारधारा पे एक समता मूलक समाज बनाने का काम करेंगे। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? ऐसा तो नहीं कि आप किसी पदाधिकारी से, किसी नेता से नाराज होकर अपना काम करना बंद कर दो। लड़ाई उन नेताओं की नहीं है, लड़ाई है महापुरुषों की विचारधारा की। जब तक, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को दोबारा मरने नहीं देंगे इस देश में। याद रखना मेरे साथ में, किसी भी कीमत पे बाबा साहब की विचारधारा को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आने वाले समय में दो आंदोलन बड़ी मजबूती से होंगे, आप लोग कमर कस लेना। एक पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना और दूसरा ईवीएम के खिलाफ हमारा आंदोलन होगा। हम ईवीएम से वोटों की चोरी नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। मैं समझता हूं कि ईवीएम से चुनाव पारदर्शी नहीं है, ये लोकतंत्र है। जनता जिसे वोट देती है उसके खाते में वोट जाना चाहिए। लेकिन पिछले चुनाव में देखा गया, कुछ चुनाव में, कि जनता वोट किसी को देती है, सरकार किसी की बनती है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखना, कोई आपकी वोट को चुरा ना ले, छीन ना ले, लूट ना ले। तो जो नया तंत्र इजाद हुआ है जिसके साथ छेड़खानी करके हमारी वोटों को चुराया जा रहा है, तो अगले महीने में ईवीएम के खिलाफ भी प्रदेश स्तरीय नहीं, राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन होगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। जब ये आंदोलन चलेगा, इस आंदोलन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि गांव-गांव में इसका समर्थन होना चाहिए। क्या आप इस आंदोलन की बात को पूरे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करोगे? क्या आप पिछड़े और माइनॉरिटी और दलित वर्ग के लोगों में भाईचारा बनाने का काम करोगे? क्या आप अपनी खोई हुई ताकत को, अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने का काम करोगे? क्या इस देश में बाबा साहब के आंदोलन, उनके संघर्ष को जिंदा रखने का काम करोगे? अगर आप ऐसा संकल्प लेते हो तो मैं इस मंच के माध्यम से वचन देता हूं कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पद प्रतिष्ठा की परवाह किए अपने लहू के आखिरी कतरे को बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के मिशन को पूरा करने में लगा हूं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, नौजवान साथियों, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, गुमराह होने के लिए तमाम तरह की चीजें हैं। विकल्प एक है आपके पास, वो है आजाद समाज पार्टी। अपनी पार्टी संगठन को मजबूत कीजिए और गरीब लोगों को, तमाम दल अमीरों को भेजेंगे। मैं मेहनती, नौजवान, संघर्षशील भीम आर्मी के आंदोलन से तैयार हुए नौजवानों को विधानसभा, लोकसभा भेजने का काम करूंगा आने वाले कल में। क्या आप मेरा साथ देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, साथ दोगे नहीं दोगे? ऐसा तो नहीं कि किसी की बातों में आके, किसी के झूठे मैनिफेस्टो के चक्कर में आके, वादों के चक्कर में आके अपने भाई को अकेला छोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे?
क्या इस आंदोलन में कभी मैंने आपको निराश किया? क्या मैंने कभी आपका मान समझा सम्मान कमजोर पड़ने दिया? क्या मैंने कभी कहीं अन्य अत्याचार पे पीठ दिखाई? क्या मैंने कभी बहुजन समाज के किसी वर्ग को यह एहसास कराया कि हम उनके साथ नहीं है? तो जब मेरा कोई दोस्त नहीं है तो मुझे ताकत देने का काम आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे बताओ? आजाद समाज पार्टी को बड़ा दल बनाने का काम एक आप करेंगे नहीं करेंगे बताओ? मैं जब मीडिया के पास जाता हूं वो लोग कहते हैं कि आप छोटा दल हो। आप उनको जवाब देने का काम करोगे नहीं करोगे बताओ? जब इलेक्शन आएगा तो वो मीडिया के लोग आपको दिखाएंगे भी नहीं, किसी और को दिखाएंगे। उनसे भी सावधान रहना। आपका मुकाबला जो है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जिसके पास वोट होगा उसका राज आएगा। आपका सीधा मुकाबला है। आप लोग मेहनत करो और ईमानदार और जो समर्पित लोग हैं, जो कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपने यहाँ से प्रत्याशी बनवाने का काम करो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आने वाला कल आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो लोग धूम में बैठे हैं, दूर से चल के आए, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा नहीं होगा, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आज 14 अक्टूबर 2021 को यह संकल्प आपको मेरे साथ करना पड़ेगा, खड़े होके और एक दूसरे के हाथ पकड़ के, एक दूसरे की ताकत बन के पूरे पंडाल में बैठे लोगों को एक दूसरे के हाथ पकड़ के वादा मुझसे करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, एक दूसरे के हाथ पकड़िए, पहले एक दूसरे का हाथ पकड़े, भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े, विश्वास दिलाए, दोनों हाथ ऊपर उठाए, हाथ पकड़ के आवाज दो, आवाज दो। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, धन्यवाद काशीराम तेरा मिशन अधूरा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो बहुजन की बात करेगा, राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, राज करेगा। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो बहुजन की बात करेगा। राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्यार देने के लिए, विश्वास लगाने के लिए। जय भीम, जय भारत। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। ये सुनो एक बात और, बहुत ईमानदारी की बात है सिर्फ आपके लिए। जिंदाबाद, मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। क्या उतरोगे मैदान में? क्या आप मैदान में उतर के इस लड़ाई को मजबूत करने का काम करोगे? क्या आप विरोधियों के सामने ऐलान करते हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए मैदान में हैं? तो फिर मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें एहसास हो जाए कि भाई ये प्रत्याशी गलत है पूरे संभाग में, तो चुपचाप मुझे आके बता देना दिल्ली या लखनऊ में। मैं इस आंदोलन को किसी भी कीमत पे ना बिकने दूंगा, ना रुकने दूंगा, ना झुकने दूंगा, याद रखना। मैं इस आंदोलन से भैया संघर्ष करो, युवाओं ने खाना है, युवाओं ने खाना है, युवाओं ने
ललितपुर के भरोजिया गांव में गुरु रविदास जी का चबूतरा जो लगभग 1 साल पहले तोड़ दिया गया था। भीम आर्मी ने आंदोलन भी किया, 307 में गंभीर मुकदमे लगा दिए गए। भीम आर्मी 2 बार आंदोलन कर चुके, लेकिन ना तो चबूतरा बनवाया गया, ना ही मुकदमे वापस किए गए। LIU के लोग यहाँ, इंटेलिजेंस के लोग यहाँ हैं। देखो भाई, सतगुरु रविदास जी महाराज हमारे कुल गुरु हैं, उनके चबूतरे को बनवाने की में मदद कराएं। हमारे कार्यकर्ताओं पर जो झूठे मुकदमे आपने किए सरकार के दबाव में, आप उनको वापस नहीं लेना चाहते तो हम 4-6 महीने इंतजार कर रहे हैं। ये झूठे मुकदमे लगाने वाले अधिकारी कर्मचारी याद रखें कि गरीबों को सताने के बाद आप चैन से नहीं सो सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि आंदोलन करने के बाद ही आप लोग ये झूठे मुकदमे वापस लोगे, तो मैं यहाँ के प्रभारियों से निवेदन करता हूं कि वो तैयारी करें। हमारी राजनीति यही है कि जब हमारे लोगों को हमारी जरूरत हो तो वहां खड़े रहेंगे। आपको पता है लखीमपुर खीरी कोई आपसे पहले पहुंचा तो नहीं? पता है पहुंचे क्या आपसे पहले? जमा मस्जिद पे आपसे पहले कोई पहुंचा था क्या? हाथरस आपसे पहले कोई पहुंचा था क्या? ऐसे ही ललितपुर भी आ जाएंगे, और जब ललितपुर आ जाएंगे तो वहां के अधिकारी कर्मचारी फिर उनको हमारी ताकत का एहसास हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मान लो, जिनको आज जेल भेज रहे हो, कल को हम लोग मेहनत करके उनको विधानसभा लोकसभा भेजने का काम करेंगे, फिर उनको सैल्यूट करते नजर आओगे। मैं तो बदलाव की नीयत से काम करता हूं, उनमें से कोई अगर बदलने वाला हो गया फिर क्या करोगे? तो ऐसा मत करो। मैं आज के प्रोग्राम के आज कमेटी के साथ साथ छोटे भाई एडवोकेट विनय जय गौतम का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी जो है इस विशाल जनसभा को कराने में बहुत बड़ा रोल अदा किया, और सभी जिलों के जिलाध्यक्षों की